everyone, I am Soumya and welcome back to my YouTube channel Vidya Education. इसके पहले वाले क्लास में हमने इसके पहले वाला जो भी वीडियो था उसमें हमने देखा था न्यूट्रिशन वाला, यानी कि हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का पार्ट हमने बहुत डिटेल में कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स देखे, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं तो वो देखा, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, तो वो सारे देखे। फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर डेंटल कैरीज, तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया उस वाले इसके पहले वाले सारे वीडियोस में। आज की जो वीडियो है जिसमें हम देखेंगे इसके आगे वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, जो कि है रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हम पहले इस वीडियो में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेशन देखो अब क्या था, इसके पहले वाले में जो न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर, न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट था, उसमें हमने क्या देखा कि हम जो खाना खाते हैं, देखो फूड की रिक्वायरमेंट मेन रूप से क्यों होता है, क्यों चाहिए हमें फूड, तो हमने क्या देखा था इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा, हाँ, कि फूड जो है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, इसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब फूड से एनर्जी मिलता कैसे, तो कैसे मिलता है, तो जैसे हम फूड को इनटेक किए, इनटेक करने के बाद इसका क्या होता है, तो हमने क्या देखा कि वो हमारे बॉडी के अंदर गया, उसके बाद उसमें डाइजेशन होता है, मीन्स वो जो बड़े बड़े फूड में जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये सारे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, अब देखो छोटे मॉलिक्यूल्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो था वो क्या हुआ, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। जैसे प्रोटीन था तो वो क्या हुआ, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया टूट करके, और फिर क्या था, फैट था तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। फिर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे इंटेस्टाइन, कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में गया, और फिर ब्लड इसको हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट टिश्यूज में, उसको टिश्यूज तक उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये सारा पार्ट हम वहां तक देख चुके थे। ठीक, अब हम इसमें रेस्पिरेशन में मेनली रूप से ये जानेंगे कि अब वो जो शुगर था, सिंपल शुगर था, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मतलब जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, अब उनका क्या होता है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं क्या कि जो ग्लूकोज हमारे सेल में जाकर के वो था, तो उसका क्या होता है कि अब उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग से क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर एयर गया, एयर फिर लंग्स में गया, लंग्स के फिर उसके बाद एल्वियोली में गया, एल्वियोली के अंदर वहाँ जो ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में गया, फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के फिर वो सेल में लेकर गया। अब सेल के अंदर ग्लूकोज भी है, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी है। अब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और फिर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा, फिर फर्दर ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो ये सब कुछ होता है रेस्पिरेशन के अंदर। मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि रेस्पिरेशन क्या हुआ, तो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो लिखो रेस्पिरेशन क्या हुआ, द process by which energy is released from food in our body is called respiration.
ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि क्या ये जरूरी है कि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है? क्या बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि रेस्पिरेशन जो होता है, कहीं कहीं पर कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पर रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन की भी हो जाता है। ठीक, ऐसे मोस्टली ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें बिना ऑक्सीजन के, बिना मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन कर लेता है। या फिर कुछ ऐसे कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ कंडीशन होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी में भी विदाउट ये ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक, तो अब इसमें ऐसा होता है। ठीक, तो इस आधार पर, इस बेसिस पर हम रेस्पिरेशन के भी टाइप्स को देख लेते हैं, यानी कि अब इसमें बहुत डिटेल है, रेस्पिरेशन के भी अंदर टाइप्स होते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन का टाइप्स आया किस बेसिस पर? ऑक्सीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पर। यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर व्हाट? फॉर रिलीज एनर्जी, फॉर रिलीज एनर्जी। बट जो सेकेंड वाला जो है रेस्पिरेशन, वो होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। वो क्या होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, इसमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन के ये जो होता है, इसमें जो होता है विदाउट ऑक्सीजन के ही हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये एनर्जी कैसे मिलता है, मतलब ये रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक, तो देखते हैं। चलो, आप इसको नोट कर लो। हो गया? चलो देखते हैं आगे। अब देखो क्या होता है। अब था क्या, हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, अब उसमें कुछ मैकेनिज्म देखते हैं। देखो किसका होता है, देखो क्या होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड, इसमें 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। इसका इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस होता है, और वो टूट करके क्या बना लेता है? पाइरूवेट। पाइरूवेट बोलो या पाइरूविक एसिड बोलो, तो ये बनाता है। और ये क्या होता है? ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। सारे देखो, एक चीज याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट हो गया, जैसे जो भी एनिमल्स है, वो सारे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गया, या माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गया, तो सब में ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला जो प्रोसेस है, वो तो सब में होगा। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट सब में बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस सब में होगा। वो किस में होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, अब ये पाइरूवेट का फिर क्या होता है? देखो, ये पाइरूवेट का अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर ये पाइरूवेट टूटता है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ? ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है कैसे? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के बाद ये जो है वो इथेनॉल बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है, मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन हुआ और वो क्या किया, वो इथेनॉल और इथेनॉल बनाया और एनर्जी रिलीज कर दिया। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है क्या, अब ये था, ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक और होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, क्या होता है हमारे मसल सेल्स में, इन आर मसल सेल्स, उसमें क्या होता है, इसमें भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक, यही जो लैक्टिक एसिड, देखो ये लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता कि जैसे एथलीट या फिर एथलीट हुआ तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया उसका, बहुत ज़्यादा दौड़ना, एक्सरसाइज करना, मतलब फिजिकल वर्क अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होने पर हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने लगती है, हमारा बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होता है। अब जितना हम ऑक्सीजन, जैसे हमें तो ब्रीदिंग हो रहा है, तो ब्रीदिंग से जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ वो हमारे बॉडी के लिए वो पूरा इनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो हमारा बॉडी क्या करता है, फिर हमारी जो मसल सेल्स होती है, तो मसल सेल्स के अंदर क्या होता है ना कि विदाउट ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक, ये पायरुवेट एसिड, पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाता है विदाउट ऑक्सीजन के बिना ही हो जाता है। अब इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है अच्छा से, पूरा जितना था ऑक्सीजन वो तो सब मिल गया, उसमें से एनर्जी मिल गया। अब कुछ और भी हमको एनर्जी चाहिए, तो बिना ऑक्सीजन के ही उसमें ब्रेकडाउन हो गया उसका और फिर वो एनर्जी रिलीज किया। तो बिना ऑक्सीजन के जब होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे बॉडी में, हमारे मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, अब जब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होता है तो इसके वजह से ही मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, जो कि बोलते हो ना बहुत ज़्यादा तेज दौड़ कर जब आ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा जिस दिन फिजिकल एक्सरसाइज हो गया उस दिन हमारे पैरों में, हमारे मसल्स में बहुत पेन होने लगता है, क्रैम्प्स आने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और ये लैक्टिक एसिड आता कहाँ से है, तो इसमें क्या होता है कि पायरुवेट का यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड आता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये चीज हुआ। अब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो देखो ये जो था ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, ये साइटोप्लाज्म में होगा। ईस्ट में जो होता है ये भी सेल्स के साइटोप्लाज्म में ही होता है, मसल सेल्स में हो तो ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक, लेकिन ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है वो हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या हो गया, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एन एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या क्या बनता है, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन से इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये जो है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन से बनता है। ठीक है, प्लस इसमें इथेनॉल के साथ साथ इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, CO2 भी बनता है। ठीक है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है। अब ये जो हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हम इसी को बोले एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या बना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। एक बात और ध्यान रखना, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसमें जो एनर्जी बनता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपैरिजन में वो कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा बनता है। एनर्जी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।
जल्दी। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो अब देखो प्लांट में कैसे होता है। जैसे हमें ह्यूमंस में क्या होता है, हमें हमारा जो ये नोज होता है, नोज से बॉडी के अंदर एयर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। लेकिन प्लांट में ऐसा तो होता नहीं, कोई ऐसा विशेष ऑर्गन तो होता नहीं जिसके वजह से एयर जो है बॉडी के अंदर जाए। तो इसमें क्या होता है, इसके ग्रीन लीव्स, इसके लीव्स और स्टेम में, ग्रीन स्टेम में स्टोमाटा होता है। तो इस स्टोमाटा की वजह से यहाँ जो है, इसमें तो स्टोमाटा हुआ, स्टोमाटा की वजह से यहाँ पर एयर जो है इससे अंदर जाता है। ठीक, ये हुआ। इसके अलावा जो उडी स्टेम होते हैं, उसमें लेंटिसेल्स पाया जाता है, उसमें स्टोमाटा नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें लेंटिसेल्स होते हैं, और लेंटिसेल्स के अंदर से यहाँ जो लेंटिसेल्स यानी अलग तरह का इसमें भी पोर होता है, जिसके थ्रू इसमें ये हो जाता है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, ये तो हो गया लिप्स में, हो गया स्टेम में, हो गया। रूट में क्या होता है, देखो रूट में क्या होता है, रूट में जो ये रूट हेयर होती है, इस रूट हेयर से ऑक्सीजन अंदर जाता है, यानी गैसेस एक्सचेंज है वो रूट हेयर से होता है। तो इस तरह से प्लांट में हुआ, इस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन हुआ। अब देखो प्लांट का हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन, प्लांट के हर एक पार्ट में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग मीडियम की, एक अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होता, क्योंकि इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना भी है तो ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करेगा, बहुत कम डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि इसके हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसको उतना ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए इसमें किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक, इसमें रेस्पिरेशन बस सब में होता है। लिप्स में स्टोमाटा हो गया, ग्रीन स्टेम में स्टोमाटा हो गया, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो गया। ओडी स्टेम जो है उसमें लेंटिसेल्स यानी अलग तरह का पोर्स होता है जो लेंटिसेल्स कहलाता है, उस लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और रूट में रूट हेयर्स होते हैं, अब वो रूट हेयर्स क्या करता है, डिफ्यूजन उसमें होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू फिर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये सारा मैकेनिज्म हुआ प्लांट के अंदर, प्लांट में ऐसा होता है। अब देखो एक चीज़ और पता चले, अब देखो चलो ये प्लांट का बात हो गया, हम देखते हैं अब एनिमल्स में कैसा होता है। तो एनिमल्स में क्या होता है, एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक तो हो गया क्या, टेरेस्ट्रियल एनिमल, और दूसरा हो गया एक्वेटिक एनिमल। तो देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एयर से। एयर में पर्याप्त मात्रा में, मतलब सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 21% होता है एयर में
ऑक्सीजन होता है। तो इसको तो आराम से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को तो आराम से ऑक्सीजन मिल गया, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इनफ मात्रा में, इनफ सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, देखो अब जैसे वाटर में जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है तो उसको ऑक्सीजन तो वाटर से लेना पड़ेगा, और वाटर में एयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। तो अब क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फास्ट ब्रीथ करते हैं, फास्ट ब्रीथ करते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट जितना है उससे एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो जल्दी 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 ब्रीथ करके ऑक्सीजन ले लेता है जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ब्रीदिंग का क्या क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है ब्रीदिंग, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे होता है इन ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में ब्रीदिंग कैसे होता है तो वो चीज़ देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखने के पहले हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। क्या डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। देखो रेस्पिरेशन जो होता है तो तुम बोल सकते हो कि वो जो रेस्पिरेशन होता है वो एक तरह से उसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो प्योरली केमिकल प्रोसेस है, प्योरली केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, मीन्स इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ब्रेक डाउन होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग जो होता है वो प्योरली फिजिकल प्रोसेस होता है, प्योरली फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन, यही इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, बाकी उसके बाद जब हम एयर ले लिए, एयर का क्या काम होता है आगे जा करके, यानी कि एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है फूड से, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का जो रिलीज होता है, वो सारा चीज़ होता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो यही इसमें डिफरेंस है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जब इनहेल एयर को इनहेल करते हैं तो एयर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर गया, बॉडी से लंग्स में गया, फिर लंग्स में वो एल्वेओली वाला वो जो लास्ट में जो लंग्स का जो लास्ट में नॉब लाइक क्या उसको बोलते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, तो उस एल्वेओली में जाता है, वहाँ पर उसका डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज उसमें होता है, मेन पार्ट जो होता है वो एल्वेओली होता है। ठीक है, तो वो हुआ, फिर ब्लड में गया, ब्लड, तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स से ये हुआ, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से गया एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से हमारे इसमें गया, बॉडी में गया। ठीक है, ये क्या होता है, विंड पाइप में गया, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। जैसे फूड जो है फूड पाइप के अंदर जाता है, वैसे ही एयर को हमारे बॉडी के अंदर जाने के लिए सबसे पहले विंड पाइप होता है। देखो कितना अच्छा बॉडी है, मतलब कितना अच्छा भगवान जी ने बना कर रखा है हमारे बॉडी को, कि हर एक चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग पाइप दिया हुआ है कि नहीं, हर एक चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग पाइप प्रोवाइड किया ना। एयर का ट्रांसपोर्ट करना है तो विंड पाइप दिया, फूड का ट्रांसपोर्ट करना है तो फूड पाइप दिया, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना है तो वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज दिया। तो अलग अलग चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के पाइप दिया। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बॉडी बहुत अच्छा है हमारा, जो एक तरह से
ये चीज़, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब क्या होता है, ये विंड पाइप से होते हुए फिर जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है। ये क्या जाता है, फिर लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स में ये जो देखो ये विंड पाइप था, विंड पाइप यहाँ ये क्या हुआ, दो पार्ट में टूटा जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई जो है वो अंदर जा करके फर्दर डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। क्या हुआ, ये नॉस्ट्रल से एयर गया विंड पाइप के अंदर, विंड पाइप जो है वो डिवाइड हुआ दो पार्ट में जिसको ब्रोंकाई बोला जाता है, और फिर ये ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर जाता है और फिर फर्दर इसमें डिवीजन होता है और फर्दर डिवाइड होकर के इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल्स के लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जो भी बोल सकते हो, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोली। इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। तो देखो ये जो लंग्स का यही एल्वियोली वाला जो पार्ट है, ये ही पार्ट जो है वो मेन रीजन होता है लंग्स के अंदर, ये मेन रीजन है, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या है, ये मेन रीजन होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, एल्वियोली में क्या होता है, तो देखो क्या हुआ, जैसे नॉस्ट्रल से होते हुए, देखो क्या हुआ, नॉस्ट्रल से होते हुए एयर गया हमारे विंड पाइप में, फिर विंड पाइप जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से दो पार्ट, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई जो है वो फर्दर लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के अंदर जाकर के वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें नर्व लाइक स्ट्रक्चर या बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोली बोलते हैं। और यही एल्वियोली में गैसियस एक्सचेंज होता है, इसी एल्वियोली में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। मीन्स देखो यहाँ से एयर जाकर के यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो, देखो यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। देखो ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स के अंदर गया। अब जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है तो ब्लड वेसल्स में क्या होती है, ब्लड होता है। अब देखो फिर ब्लड क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हाँ हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, वो सब में जाकर के उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा ऑक्सीजन को, ठीक। अब देखो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब जब ये जो यहाँ से जो ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज़ हुआ तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है। वो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और फिर यही हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर जाता है सेल्स के अंदर। फिर सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुँचता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो ग्लूकोज के साथ मिलता है और ग्लूकोज के साथ मिलकर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। अब देखो जब वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, देखो क्या हुआ, ये सारा प्रोसेस हुआ, वहाँ हो गया। अब देखो वो ऑक्सीडेशन जो होता है वो कैसे होता है, चलो देखो इसके आगे। देखो एक चीज़ और देखो, जब हम देखो पहले मैकेनिज्म में बोल रहे थे ना कि क्या होता है ब्रीदिंग का, तो सबसे पहले देखो तो इनहेलेशन कैसे होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक, जब एयर को हम इनहेल करते हैं, जैसे देखो इनहेल किया, इनहेल करने पर क्या हुआ, चेस्ट जो है वो अपलिफ्ट होता है, थोड़ा ऊपर उठता है, ठीक, चेस्ट ऊपर उठता है। तो कैसे उठता है ऊपर, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर एक मसल्स होती है, ये मसल, इस मसल्स को बोलते हैं डायाफ्राम। यहां पर एक मसल है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये क्या करता है, देखो ये जो तुम्हारा ये जो लंग्स है वो बिल्कुल घिरा होता है हमारे रिब्स से। तो लंग्स क्या होता है, हमारे रिब्स से अच्छे से पूरी तरह से घिरा होता है, रिब केज से, ठीक। तो उससे घिरा होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये रिब से घिरा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इस रिब्स के बीच में यहाँ पर ये वाले एरिया में कॉस्टल मसल हो गया, कॉस्टल मसल हो गया, ठीक। इसके बीच में इंटरकॉस्टल मसल होता है,
इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, और साथ में ये डायफ्राम, यानी कि ये 3 मसल्स जो है वो ब्रीदिंग को होने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प किया? हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया, इनहेल करने पे क्या हुआ, एयर इनहेल किया, फील करो क्या होता है। एयर जब हम लोग इनहेल करते हैं तो क्या होता है, लगता है कि जैसे ये चेस्ट, ये जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फील होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे एयर को इनहेल करते। देखो जब एयर को इनहेल किया जाता है तो एयर इनहेल करने पर क्या होता है, डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, एयर इनहेल करने पर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो कोस्टल्स और इंटरकोस्टल्स मसल्स जो है वो भी इसको हेल्प करते हैं इसमें। तो यहाँ पर चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाती है, चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, देखो बड़ा हो गया। ठीक, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ा हो जाता है। ठीक, चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है, तो ये चीज हुआ। तो इस तरह से इनहेलेशन हो गया। ठीक, अब जब एयर जो एक्सहेल होने पर, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये जो डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वापस से अपने स्थान पे चला जाता है, यानी रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, और ये जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वो वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो गया। तो चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज। तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हुआ। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है, ये मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का। यहाँ पर ऐसा से ये चीज होता है। ठीक है, क्या होता है कि हाँ एयर गया, एयर कैसे जाता है, जब इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होता है, और एक्सहेलेशन के टाइम पर डायफ्राम रिलैक्स होता है और चेस्ट कैविटी वो भी रिलैक्स हो जाती है, वो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ होता है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग इस तरह से होता है। अब क्या था, अब देखते हैं क्या रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन में होता क्या है। ये तो ब्रीदिंग का समझ में आ गया। चलो रेस्पिरेशन में देखते क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ये तो पहले ही बता चुके थे, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो टूटता है पाइरूवेट में। किस में टूटता है, पाइरूवेट में टूटता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, मीन्स ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। अब देखो रेस्पिरेशन में जो होता है वो रेस्पिरेशन में जो होता है वो 2 प्रोसेस होता है। एक तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ और दूसरा फेट ऑफ पाइरूवेट। ठीक, फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन में 2 चीज होता है, एक तो हुआ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा होता है फेट ऑफ पाइरूवेट। ठीक, तो ये हुआ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, वो पाइरूवेट बनाया। किस में हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। पाइरूवेट क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब ये जो पाइरूवेट है उसमें भी प्रोसेस होता है अलग। ये 3 तरीके से ये इसका ब्रेक डाउन, पाइरूवेट का जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, वो भी 3 तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। देखो, एक तो जो बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें क्या बनता, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी, ये बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक, दूसरा जो होता है वो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। हाँ, और किस में होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में होता है। ये पूरा चीज याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रियम ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये जो फर्मेंटेशन वो ईस्ट होता है, ईस्ट में होता है और ईस्ट के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है? इसमें इथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, ये चीज इसके अंदर बनता है। ठीक, अब तीसरा जो होता है वो होता है हमारे मसल सेल्स में। मसल सेल्स के अंदर कैसे होता? तो देखो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हम फिजिकल एक्सरसाइज, देखो एक तो हुआ कि हम ऐसे घर पे बैठे हुए रहते हैं। ठीक, घर पे बैठे हैं और एकाएक फिर हमने क्या किया? दौड़ना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि देखते कि घर पे बैठे एक दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारे पैर में वो तेज़ दर्द होना शुरू होता है। तो वो दर्द क्या होता है? तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज ये सब कर लेते हैं तो बॉडी को जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट नॉर्मल ब्रीदिंग से नहीं हो पाता। नॉर्मल ब्रीदिंग से जितना एनर्जी मिलना चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाता है। अब उतना एनर्जी उसको मिल नहीं पा रहा, उसको और उसके मसल्स को और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है और उसको मसल्स को और एनर्जी की नीड है। तो वो क्या करता है? मसल्स जो क्या करता है वो पाइरुवेट को तोड़ देता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में। ये जो है वो पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? हमारा जो मसल्स है वो पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। कब? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये कहाँ होता है? तो ये भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है और एटीपी बनाता है। ठीक, तो ये सारा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के अंदर, इतना कुछ होता रहता है। ठीक, ये जो हुआ ये हुआ हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, सब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब में ये यहाँ से ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो तो सब में होगा। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, वो ये सब में होगा। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ईस्ट में ये वाला जो होता है फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, वो होता है। और मसल सेल्स में ये वाला होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर ये जो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बना वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बनता है। यहाँ पर भी पूरे तरीके से नहीं टूट पाता, ये भी यहाँ पर जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही होता है। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा बट यहाँ तक ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये पूरा होता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये पूरा खत्म हो गया। इतना ही था। आप लोग अब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, इसको लिख लो, लिखना है तो इसको अच्छे से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट जो करना है इसको अच्छे से कर लो और इसको पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर आगे वाला दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसका आगे वाला पार्ट। ठीक है, थैंक यू।